नमस्कार। आज हम करेंगे 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़। आप लोगों के लिए ये बिजनेस स्टडीज़ एक नया सब्जेक्ट है। 10th क्लास तक आपने बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ी, हालांकि बिजनेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, यानी आप इसमें जानोगे कि बिज़नेस होता क्या है, कैसे बिज़नेस करते हैं। आप रोज़ाना अपने चारों तरफ देखते हैं कि बिजनेसमैनों को देखते हैं, दुकानदारों को देखते हैं, उद्योग धंधों को देखते हैं जो कि माल को या तो ख़रीद कर बेचते हैं या बना करके बेचते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उससे आप परिचित हैं। बिज़नेस का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो इस जो बुक के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फाउंडेशन ऑफ बिजनेस कि बिज़नेस के बारे में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में हम जो सोल ट्रेडर है, जो एकल व्यापारी है, या हमारे पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो इनके बारे में कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं। ये जो हमारे शुरुआत में जो हमारे बिजनेस थे उनके बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा जाएगा। और सेकंड पार्ट में हम कॉर्पोरेट जैसे कंपनीज़ किस तरह से बनती हैं, किस तरह से इनको फॉर्मेशन होता है, कैसे बिजनेस करती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज जो हम फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर का नाम हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इस चैप्टर को भी यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया इसको पढ़ेंगे, जो कि हमारे आप पहले से इसके बारे में कुछ जो हिस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत इसका पार्ट आपने पढ़ा होगा अब तक। और सेकंड पार्ट है कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पज़ ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का अर्थ क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या पर्पज़ है, उसके जो शब्दों की बारीकियों के बारे में हम आगे चलेंगे। क्योंकि जैसे बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ये सब बराबर मिलते जुलते से शब्द लगते हैं आप लोगों के। इन सभी के बारे में डीपली हम इनकी स्टडी करेंगे। तो तब इसको और ज़्यादा इसमें आपको एक नया सब्जेक्ट तब लगेगा। हम केवल हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इन क्लासों में कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी, और वहाँ पर हिस्ट्री में आपने शायद सिल्क रूट या स्पाइस रूट के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आपने इसकी जानकारी ली होगी। तो आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो हमारा बिजनेस होता था, जो व्यापार होता था, उसके कौन कौन से रास्ते से होता था, किन किन देशों के बीच में होता था। तो इसे अभी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एक सिल्क रूट जिसे कहते हैं, अब ये सिल्क रूट क्या है? एक ऐसा रूट था जिससे कि सिल्क का ट्रेड होता था, क्योंकि जो सिल्क है वो चाइना के अंदर केवल बनता था। चाइना के पास में ये टेक्निक थी, यहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी सिल्क की। और ये बहुत ही अच्छा एक कपड़ा होता था जिसको यहाँ से ये बेचते थे जाके। पर्सिया है, अरबिया है, इजिप्ट है, यूरोप है, इस साइड में इसका जो व्यापार इसका किया जाता था। अब इसके साथ में ये यहाँ से एक जो रोड है ये इंडिया से भी इसमें जुड़ता था, नॉर्थ इंडिया का, और ये चाइना इसी रूट में जुड़ता था। यहाँ से इंडिया जो स्पाइस, अपने मसाले हैं जो वो बेचता था, और वहाँ से अपने जो जैसे सोना है, चांदी है, डायमंड्स हैं, इस तरह के जो स्टोन्स हैं वो वहाँ से लाते थे। तो इसमें लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे विवाद हुए कि जिससे कि ये जो रास्ता है ये बंद हो गया। यहाँ पर कुछ राजाओं ने, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। पहले वैसे कठिन रूट होता था, यहाँ से लुटेरे यहाँ पर मिलते थे, तो कुछ राजा हैं उनसे संरक्षण देते थे, लेकिन बाद में एक राजा ने यहाँ पर आकर के इनको इस रूट को बंद कर दिया। अब इसके बाद में फिर यहाँ इंडिया के जो व्यापार तो करना था लोगों को, और विदेशी जो लोग थे, यहाँ यूरोप के जो लोग थे, उनको इंडिया के जो स्पाइस थे उनकी सख्त ज़रूरत थी। तो इसलिए इन्होंने इसको खोजना शुरू किया। अब जैसे यहाँ से कोलंबस था, ये खोज तो हुई, वो अमेरिका पहुँच गया, अमेरिका की पता लग गई। और फिर इन्होंने यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ से आते हुए यहाँ इंडिया तक यहाँ पर पहुँचा। तो इस तरह से एक जो समुद्री रास्ता है जो इसकी भी उन्होंने खोज कर ली, और इसी के माध्यम से फिर हमारा सारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आयात निर्यात का जो कार्य है इनसे होने लगा। यहाँ से स्पाइस जाते थे और वहाँ से हमारे इसके बदले में हमारे सोना, चांदी और दूसरे जो डायमंड्स हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ से आते थे। इस तरह जो हमारा जो इंडिया का व्यापार है प्राचीन काल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और इंपोर्ट हमारे कंपैरेटिवली कम थे, सामान हम कम लाते थे। इसके बदले में जैसे हमारे सोना चांदी हमारे पास में आते थे, वो एज ए करेंसी के रूप में हमारे पास में, इसीलिए इंडिया को पहले जो सोने की चिड़िया भी यहाँ पर कहा जाता था। यहाँ की जो ट्रेड है इंडिया का बहुत ही एक साउंड था, बहुत अच्छी पोजीशन में था।
अब इसमें इंडिया जब कोई व्यापार शुरू होता है तो वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम कैसा है। तो स्टार्ट में जब बिजनेस शुरू होता है, लेन देन शुरू होता है, तो बार्टर टायर सिस्टम होता है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। एक आदमी के पास मान लीजिए गेहूँ ज़्यादा है, दूसरे के पास चना है, तो गेहूँ बदले वहाँ से चना ले लेते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो डेवलप होने लगा, और इसके वस्तु विनिमय के साथ में एक जो मेटल्स हैं, हमारे सोना चांदी हैं, वो एक करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि इनको काफ़ी दिन तक हम रख सकते थे। मान लो आज किसी को सोने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो सामान था उसको मान लो किसी को के पास में, जैसे चना और गेहूँ का इस्तेमाल हमने किया, किसी को गेहूँ की तो ज़रूरत है लेकिन उसके पास चना है, अब दूसरे आदमी को चने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास भी चना है। तो अब ऐसे में क्या उनका जो ट्रेड उनके बीच में संभव नहीं हो पाता था। तो इस तरह से फिर इन चीज़ों को हम सिल्वर और गोल्ड के रूप में, मेटलिक जो मनी था उसके रूप में खरीदने और बेचने लगे। अब यहीं पर ये तो नकद की चीज़ हो जाती हैं, लेकिन कई बार उधार भी देना पड़ जाता था। उधार लेन देन के लिए याद रखने के लिए क्या है कि वहाँ पर एक हुंडीज़ लिखी जाती थी, जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज अभी आप आगे पढ़ोगे, जिसमें एक आदेश होता था। जैसे आज हमारे नोट हैं, नोट में लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। इसी तरह से हुंडीज़ भी हमारी हुआ करती थी। इसको हमें इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमारा ये स्पेसमैन है, ये 2500 रुपये का यहाँ पर एक हुंडी लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रॉमिस टू पे सेट इतने 86 डेज आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे सेट्स का यहाँ पर कोई नाम दिया गया, टू ऑर्डर द सम रुपीज़ इतने 2500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन कैश दिस डे। यानी यहाँ पर यह साइन कर दिया जिस पार्टी ने कि भाई मैं 86 दिन के बाद में आपको 2500 रुपये देने का जो वादा करता हूँ। ये कितने की 10/7/1951 की यहाँ पर ये हमारे पास में एक हुंडी है। तो इस तरह से ही हमारे आज नोटों पे भी लिखा होता है कि मैं इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इस तरह से ये हुंडी क्या एक सबूत होता था कि इन्होंने हमारे सामान खरीद लिया और ये हमें इतने दिन बाद में वहाँ से हमारा पैसा मिल जाएगा। तो इनका शुरुआत हुई। इस तरह से हुंडीज़ या चिट्ठी, इसी तरह की चिट्ठी लिखी जाती थी। अब ये जो पैसा जो उधार देते थे सिल्वर या गोल्ड के रूप में, जो हालांकि कोइंस का भी वहाँ प्रचलन शुरू हो गया था, राजाओं ने अपने अपने जो सिक्के वहाँ पर चला लिए थे। तो इस तरह से इन लोगों को जो पैसे ऐसे उधार देते थे उनको हम नगर सेठ कहते थे, कि जो उस क्षेत्र में, उस नगर में या उस ग्रामीण एरिया में जहाँ पर भी पैसा उधार लेन देन का जो कार्य करते थे उनको नगर सेठ कहा जाता था। अब नेक्स्ट यहाँ से इसका डेवलपमेंट हो, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी मध्यस्थों का। अब एक व्यक्ति को तो प्रोडक्शन कर लेता, जैसे हमारे यहाँ पर कारीगर हुआ करते थे, नई नई चीज़ें वो बनाते थे। अब बेचने वाले डायरेक्ट उनसे ना खरीद करके कुछ लोग बीच में उनसे खरीद लेते थे और उन्हें दूसरे लोगों को बेच देते थे। पहले वो जो मध्यस्थ थे, पहले कारीगरों से कोई एडवांस दे करके उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी वहाँ पर उनको पैसा दे देते थे मैन्युफैक्चरर को, और वहाँ से उन्हें वादा करते थे कि सामान वो खरीद लेंगे। फिर इसके बाद उसे उनको पता होता कहाँ पर बेचना, तो वहाँ पर वो बेच देते थे। तो ऐसे लोग विशेषकर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य होता था, जो प्रोडक्शन करते थे, जो उनको निर्माण करते थे, अब वो अपने देश तक ही उनकी जानकारी होती थी, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के बारे में उनकी जानकारी नहीं थी। तो ऐसे लोग जो दूसरे देशों की जानकारी रखते थे, उसके रास्ते की उन्हें पता होती थी, समुद्र में इतना रिस्क होता था लाने ले जाने पर, तो ऐसे जोखिम को भी जो उठाते थे उनको जगत सेठ कहा गया था। यानी जो पूरे दुनिया के सेठ, जैसे नगर सेठ थे, इंटरनल जो अपने देश से व्यापार था उसमें जो फाइनेंस करते थे, इस तरह विदेशी व्यापार को जो फाइनेंस करते थे उनको जगत सेठ कहा गया था। अब इसके जो व्यापार होता था तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमारा लैंड के रास्ते से या वाटर के रास्ते से, वाटर जो हमारे शिप वगैरह हैं, नाव हैं, उनके द्वारा समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। और लैंड में रोड इनमें जो बनाई गई थी, वहाँ पर गाड़ियाँ होती थी, या पशुओं के द्वारा भी सामान को ले जाया जाता था। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल से लेकर के तक्षशिला तक का जो एक यहाँ पर रोड हमारे पास में हुआ करता था प्राचीन समय में। और फिर जब ये रोड और उसके बाद में तक्षशिला से आगे भी विदेशों तक भी, जो जैसे हमने सिल्क रूट पढ़ा था कि वहाँ से वो सामान जाता था।
अब इसके बाद में जो हमारी डिस्कवरी, जैसे अमेरिका की डिस्कवरी कोलंबस ने और इंडिया के रास्ते की वास्को डी गामा ने जो खोज की थी, तो इनके द्वारा भी फिर हमारा जो व्यापार है बहुत तीव्र गति से बढ़ा था, स्पीड पकड़ी थी। एक कालीकट हमारे पास में बंदरगाह होता था, जहाँ पर चाइना के जो लोग हैं वो ज़्यादा अपना सामान लाते थे और चाइना को हमारे यहाँ से सामान जाता था, तो चाइना के जो रूट के लिए कालीकट को इस्तेमाल किया जाता था। अब इस तरह से जब इतना व्यापार हो रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार में ही वो जुटे रहते थे। जैसे एक दादा वो काम करता था, बेटा, फिर उसके आगे बेटे, वो उसी ट्रेडिंग के कार्य में ही वो लग गए। इस तरह से एक कम्युनिटी का उदय होने लगा, जो कि नॉर्थ इंडिया में पंजाबी या मुल्तानी होते थे, जो जिनका कार्य विशेष रूप से ट्रेडिंग का होता था, माल को खरीदना, बेचना, किस चीज़ को बनाना और आयात निर्यात का कार्य जो इनके द्वारा किया जाता था। गुजरात और राजस्थान में भाट्स होते थे, जो कि इस तरह से बिजनेस का जो कार्य करते थे। वेस्टर्न इंडिया में महाजन्स होते थे, जो कि बिजनेस का कार्य करते थे। इस तरह से केवल व्यापारी वर्ग की ही नहीं बल्कि और भी कुछ जो अर्बन ग्रुप्स हैं उनका उदय होने लगा, जैसे हकीम और वैद्य, इनका काम जो चिकित्सा का कार्य करना था, अब इनका ये पेशा बन गया। अब जैसे एक बुजुर्ग घर में काम कर रहा है तो उसी का बेटा फिर उसी काम को सीख लेता, फिर उसका बेटा सीख लेता। इस तरह से इनका भी एक कम्युनिटी बनने लगी कि ये हकीमों की कम्युनिटी है। इस तरह से वकील, जो कि आज के इस तरह से पंडित और मुल्ला, जो इनका टीचिंग का एक कार्य होता था, पंडित अपने धर्म की और मुल्ला अपने धर्म की ये शिक्षाएं देते थे, तो ये शिक्षकों को पहले पंडित और मुल्ला कहा जाता था। उस तरह से पेंटर है, म्यूजिशियन है, इस तरह की कम्युनिटीज़ भी डेवलप होने लगी व्यापारी वर्ग के साथ साथ में। नेक्स्ट, मर्चेंट कॉरपोरेशंस। अब जो व्यापारी थे इन्होंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया कि अकेला व्यक्ति रिस्क नहीं उठा पाता था, उसे पता नहीं होती थी कि भाई तुम कहाँ कहाँ, तो माल इकट्ठा करके वो सारे इकट्ठे कर लेते थे, फिर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो इनके लिए इन्होंने ऑटोनॉमस बॉडी बनाई, जिसको गिल्ड्स उस टाइम पर कहा जाता था। इसके गिल्ड्स के अपने रूल होते थे और इसकी मेंबरशिप दी जाती थी। जो इसके मेंबर बनते थे वो इनके रूल्स को फॉलो करते थे। ये जो दूसरे जो व्यापारी वर्ग है, जो इसके मेंबर्स हैं, दूसरे जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर जो टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता था और उनको उसके बदले में सिक्योरिटी दी जाती थी, उनको ग्राहक बताए जाते थे, उनको माल को बिकवाया जाता था। तो और कस्टम ड्यूटीज़ या फेरी टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ उनसे लेते थे, जिससे कि माल को विदेश में भेजने की उनकी व्यवस्था की जाती थी। सामान को लाने ले जाने के लिए या लोगों को आने जाने के लिए भी उनके आने जाने के ऊपर भी उन पर टैक्स लगाया जाता था, ये गिल्ड्स के द्वारा। और जो गिल्ड्स का चीफ था, ये सीधा सीधा डायरेक्टली जो किंग, जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे, उनके साथ में डील करता था डायरेक्टली, और बदले में उनको जो टैक्स राजा को ये जो गिल्ड का चीफ है वो देता था, और बाकी जो गिल्ड्स है दूसरे जो व्यापारी वर्ग थे उनके ऊपर टैक्स इनके द्वारा लगाया जाता था। ये इतना ही नहीं, धर्मशाला, मंदिर, इस तरह के जो कार्य थे, सामाजिक कार्य थे, उनमें भी गिल्ड्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, उन्हें बनवाने में भी ये मदद करते थे। अब इसके साथ ही कुछ ट्रेड सेंटर्स हमारे उदय होने लगे। कई ऐसे जगह, कोई ऐसे शहर बन गए जहाँ से कि व्यापार का जो केंद्र वो होते थे हमारे, जैसे पाटलिपुत्र है, ये एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, यानी उनके लिए जाना जाता था। पेशावर है, वूल्स और हॉर्सेस के लिए इनका व्यापार यहाँ पर होता था, इनके लिए प्रसिद्ध था। ये चाइना और रोम के लिए ऊन और हॉर्सेस, जो इस तरह के चीज़ें को एक्सपोर्ट करते थे। इसी तरह से तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत और कांची, ये इस तरह के बहुत सारे जो हमारे ट्रेड के सेंटर है जो इंडिया में उदय होने लगे थे। इनका काफ़ी ये समृद्ध जगह थी जहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य होता था। पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमारे देखिए स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेंचुरी में जैसे इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए लोग, विदेशी लोग यहाँ पर बड़े आकर्षित अट्रैक्ट होते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। शुरुआत में हमारा बहुत ज़्यादा एक व्यापार होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हमारा घटता चला गया। इसको हमें इस चार्ट से हम देख सकते हैं। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था शुरुआत में, जो फर्स्ट एडी जो पहली सेंचुरी में ये 32% तक था, जो कि 1000 सेंचुरी तक हमारा 32% के 1000 साल तक ये रहा। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये कम हुआ। जो मुगलों का राज आया तो यहाँ पर ये 24% तक हमारा रह गया। 1870 में ये हमारा 9.2। इस समय जो ब्रिटिश एम्पायर हमारे ऊपर था, यहाँ पर विदेशी अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तो वहाँ पर हमारे काफ़ी जो हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो काफ़ी नष्ट हो चुके थे। इसके बाद में 1900 के स्टार्ट में केवल 2% तक यहाँ पर हमारा जो आउटपुट रह गया था, ग्लोबल जो आउटपुट इंडस्ट्री में जो आउटपुट था।
और यहाँ पर फिर 1913 में ये 5% हुआ। इसके बाद में 1952 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो 3.8 था, जो 1973 में 3.1% हुआ। और 1991 में फिर हमने इसके बदौलत क्या लिबरलाइजेशन का, जब हमारा बहुत कम व्यापार हो चुका था, औद्योगिक रूप से हम बहुत पिछड़ चुके थे, तो फिर लिबरलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ 1991 में। इंडिया बिगेंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे वो लगभग नष्ट से हो चुके थे। उन चीज़ों को दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए इंडिया आज़ादी के बाद में 1952 में 5 ईयर्स प्लान जो स्टार्ट की गई थी। 5 ईयर्स प्लान के द्वारा हमने मॉडर्न इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर के आए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इन्हीं पंचवर्षीय योजना में हमने स्टार्ट किए। लेकिन इनका जो जितनी स्पीड से इनका प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। हमारे साथ में कुछ समस्याएं थी, जैसे लेक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पर जो पूंजी निर्माण या पूंजी की बहुत कमी थी। राइज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है हमारी जनसंख्या विस्फोट जैसे कहते हैं कि वो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उसमें भी हमारा जो औद्योगिक विकास है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हीं के लिए काफ़ी चीज़ हमारी खर्च हो जाती थी। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, हमने 1947, 62, 65 और 71 में बड़े बड़े एक युद्ध लड़े थे, जिनमें हमारा बहुत ज़्यादा एक नुकसान हुआ, इकोनॉमी हमारी काफ़ी वहाँ पर पिछड़ चुकी थी। इस तरीके से 1991 आते आते हमारे पास में विदेशों का बहुत ज़्यादा एक उधार हो गया था। हमारा बहुत सारा सोना विदेशों में गिरवी रखा था, जिसे छुड़ाने की भी एक समस्या थी। तो सरकार ने उस समय फिर लिबरलाइजेशन को स्टार्ट किया, यानी उदारीकरण किया। विदेश व्यापार के लिए और अपने देश के व्यापारियों को भी पूरी छूट दी गई, और विदेश में एक्सपोर्ट करने की लोगों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशियों को अपने देश में पूंजी लगाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। तो इस तरह से फिर हमारी जो इनकम वो बढ़ने लगी, और डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो लोगों की जब इनकम बढ़ी तो वहाँ पर लोग खरीदारी करने लगे, उनकी कंजम्पशन भी बढ़ी। और हमारे इसका जो प्रोग्रेस जो इससे हुई है हमारी, उसका मुख्य कारण यंगर पॉपुलेशन भी है। जो हमारे यहाँ पर कामकाजी जो 18 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं वो हमारे देश में बहुत एक बड़ी संख्या में है, जिससे कि वो ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। तो अब जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को आगे थोड़े स्पीड अप करने के लिए, जिनमें कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP ये 2015 लेकर के आए हैं। तो इनसे भी हमारा जो आज इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उनमें इकोनॉमीज़ में भी अपने देश की जो इकोनॉमी है वो भी स्पीड से बढ़ने वाली इकोनॉमीज़ में से एक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो इतिहास में शुरुआत में हमारे प्राचीन काल में हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमी देश की बहुत समृद्ध थी, लेकिन बाद में वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी बीच में, और अब फिर वो स्पीड अप होती जा रही है, उसमें हमारे वृद्धि होती जा रही है। और उम्मीद है कि सरकार इस तरह के स्टेप उठाएगी और देश के लोग जो बिज़नेस की तरफ ध्यान देंगे, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन अगला जो टॉपिक होगा वो आपके लिए और भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जिसमें कि आप अभी तक तो ये हिस्ट्री में पढ़ा, ये हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते रहे होंगे, लेकिन अब बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, तो इन शब्दों में क्या अंतर है या मिलते जुलते शब्द हैं, तो इनके कंसेप्ट के बारे में, इन चीज़ों को आप समझेंगे कि वास्तव में बिज़नेस है क्या चीज़, और ट्रेडिंग क्या चीज़ है, कॉमर्स क्या है, हमारा प्रोफेशंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम अगले जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।